हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीना। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं जेपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र 5 के सिलेबस को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्न पत्र 5 के सिलेबस को, क्योंकि सारे विषयों को हम लोगों को पढ़ना है तो सिलेबस को पहले जानना आवश्यक है। पिछले कुछ क्लासेस में मैंने सिलेबस के बारे में ही आप लोगों को बताया है, तो एक नए सिरे से हम लोग 7 जेपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं और वो सब तैयारी करेंगे। और अगर आप लोग प्लेलिस्ट देखें तो पिछले काफ़ी सारे वीडियो जेपीएससी के अकॉर्डिंग ही मैंने बताए हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, तो आप लोग एक बार अवश्य देखें। चलिए प्रश्न पत्र 5 को पढ़ते हैं। सिलेबस क्या है, तो ये जो टॉपिक है प्रश्न पत्र 5 का, ये सिलेबस है भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और धारणीय विकास। तो इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। आप सभी अपने पास सिलेबस अवश्य रखें। सबसे पहले ऊपर में जो थोड़ा सा लिखा हुआ है उसे हम लोग देखते हैं क्या है, कि इसमें खंड 1 अनिवार्य होगा। 2 खंडों में एग्जाम मतलब इसमें प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, वस्तुनिष्ठ जिसे कहते हैं, और डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन आंसर होंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और टिकाऊ विकास के प्रश्न पत्र के 5 खंड होंगे। ABCD करके 5 खंड दिए जाएंगे। खंड 1 अनिवार्य होगा, जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 20, जिसमें हर एक प्रश्न का मान 2 होगा और इस प्रकार से 40 अंक के प्रश्न होंगे। तो ऑब्जेक्टिव का खंड 1 हो गया, जो कि अनिवार्य है, सभी के लिए है। उसके बाद पाठ्यक्रम के अनुसार से ही सारे प्रश्न होंगे। इसमें 6 प्रश्न समूह A, 6 प्रश्न समूह B, 6 प्रश्न होंगे। इसमें से 4 होंगे समूह C में और 4 होंगे समूह D में। और इस प्रकार से बचे हुए खंड हो गए 4 खंड। 2 ऐच्छिक प्रश्न होंगे। आपको अथवा करके प्रश्न दिया होगा, 2 प्रश्न होंगे, उसमें से किसी एक का आप उत्तर लिखें, तो इससे ये सुविधा हो जाएगी कि आपको जो आता है आप उसे लिखें। इस प्रकार से प्रत्येक समूह से आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक 40 अंक का होगा, अर्थात जो बड़े प्रश्न होंगे या 2 प्रश्न मिला के दिए होंगे तो मान होगा 40 अंकों का। तो चलिए हम लोग खंड 1 या समूह A में क्या होगा, क्या क्या टॉपिक है वो देखें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, इस खंड में खंड 1 में हम लोगों को पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षणों को। अब इस लक्षण में क्या है, तो राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, जनांकीय लक्षण, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, लोक वित्त, सार्वजनिक व्यय, बजट, वित्तीय नीति। इस प्रकार से मुख्य मुख्य टॉपिक है। अब हम लोग इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम लोगों को इसकी मौलिक संकल्पनाओं को पढ़ना है। राष्ट्रीय आय की मौलिक संकल्पनाएं, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, उसकी विधियां, GDP, GNP, NDP, NNP, GSDP, NSDP, DDP, नियत और चालू मूल्य, लागत मूल्य इत्यादि। ये सभी बहुत ही पॉइंट वाले प्रश्न हैं, हर एक को समझना है। बहुत बड़े आंसर नहीं होंगे, लेकिन इन्हें जानना आवश्यक है। इसके बाद है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति की संकल्पना पढ़ना है और इससे नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं ये पढ़ना है। मौद्रिक और वित्तीय प्रत्यक्ष उपाय, इस प्रकार से इसके अंतर्गत ये सारे प्रमुख प्रश्न हैं। फिर जनांकीय लक्षण के बारे में पढ़ना है। इसमें कार्यबल संरचना, जनांकीय लाभांश, जनगणना 2011 के विशेष संदर्भ में, अंतिम जो जनगणना हुई 2011 उसके संदर्भ में हम लोगों को सब कुछ पढ़ना है। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी पढ़नी है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति काफी इंपॉर्टेंट है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, कृषि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, तो इसके हर एक बिंदु को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कृषि का महत्व, भारत के कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन और उत्पादकता, कृषि से संबंधित काफी सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। और अगर
इसकी उत्पादकता हम लोग पढ़ते हैं, तो उत्पादकता किस प्रकार से होती है, उच्च निम्न। अगर निम्न हुई तो निम्न उत्पादकता के कारण क्या है उसे पढ़ना है। कृषि उत्पादन में सुधार के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है इसके बारे में पढ़ना है। हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, WTO और कृषि और निर्माण और आगमों का विपणन और मूल्यांकन, ये सभी हम लोगों को पढ़ना है, जो काफी महत्वपूर्ण है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत नीतिगत कदम और मूल्य क्या है इसे देखना है। लोकवित्त के अंतर्गत लोकवित्त के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति, महत्व और क्षेत्र। लोकवित्त की प्रकृति क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके क्षेत्र क्या है। सार्वजनिक राजस्व सिद्धांत और कर निर्धारण के प्रकार, ये सभी हम लोगों को देखने हैं। जिन्हें हिंदी में समस्या हो वो सिलेबस सेम इंग्लिश में भी है, उसे आप लोग देख सकते हैं। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रगतिगामी और अनुपातिक जो प्रश्न है वो देखना है। वैट की संकल्पना देखना है, तो वैट काफी इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक व्यय अगला जो टॉपिक है, तो सार्वजनिक व्यय में हम लोगों को इसके सिद्धांत को पढ़ना है। इसके सिद्धांत क्या है, सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के कारण क्या है इसे पढ़ना है। अर्थव्यवस्था पर सार्वजनिक व्यय का क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना है। आंतरिक और बाह्य देनदारियां क्या है। आंतरिक और बाह्य का अर्थ है राज्य का राज्यों के साथ, राज्य का केंद्र के साथ और भारत का अन्य देशों के साथ। नेक्स्ट हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे। बजट बहुत महत्वपूर्ण है। बजट के सिद्धांत, बजट के प्रकार, निष्पादन आधारित, शून्य आधारित और MRMT, ये बजट के अंतर्गत आने वाले टॉपिक हैं। वित्तीय नीति अगला टॉपिक है। वित्तीय नीति की संकल्पना हम लोगों को पढ़नी है। इसके साथ ही रोजगार उपलब्धियों में वित्तीय नीति की क्या भूमिका है। स्थिरता और आर्थिक विकास, ये वित्तीय नीति के अंतर्गत आने वाले टॉपिक हैं। इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ इसी में नहीं, अन्य विषयों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध, वित्त आयोग की भूमिका, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के वित्तीय पक्ष, यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है और ये हमेशा रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो इसे आप लोग बहुत बहुत अच्छे तरीके से तैयार रखेंगे। भारतीय मौद्रिक संरचना और भारत की बैंकिंग प्रणाली को देखेंगे हम सभी। भारतीय व्यापार की संरचना और दिशा, भुगतान संतुलन की समस्या, ये सभी हम लोगों को पढ़ने हैं खंड 1 में। अब ये अर्थात हो गया समूह 1 या खंड 1, समूह 2 या खंड 2, जो कि हम लोगों का टॉपिक में ही था, वैश्वीकरण और धारणीय विकास। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, टिकाऊ विकास, आर्थिक मुद्दे और भारतीय विकास की रणनीति, ये समूह B या खंड 2 में है। आर्थिक विकास का अभिप्राय और मापन, अविकसित होने की विशेषताएं, ये हम लोगों को देखना है, समूह B का पहला टॉपिक है। विकास के संकेतक, HDI, GDI, GEM, भारत की HDI संबंधी प्रगति, मैं बताऊंगी आप लोगों को सब कुछ। अर्थव्यवस्था के संबंध में विदेश पूंजी और तकनीकी की भूमिका, टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना और इससे जितने भी प्रश्न होंगे वो जानना। धारणीय विकास से क्या आएगा, तो धारणीय विकास की संकल्पना, धारणीय विकास के संकेतक, आर्थिक, सामाजिक और वातावरणीय धारणीयता, हरित GDP की संकल्पना, भारत में धारणीय विकास की नीति और रणनीति। धारणीय विकास से भी प्रश्न आते ही है। इसके साथ ही समावेशी विकास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये है 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विकास की नीति और रणनीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए के समूह जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति जनजाति और इनकी महिलाओं की विकास की स्थिति संबंधित मुद्दे, केंद्र राज्य सरकारों द्वारा इनके विकास के लिए जारी योजनाएं,
जनजातीय उपयोजनाएं, अनुसूचित जाति उपयोजना और अल्पसंख्यकों सहित सभी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो है गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी की मापन की विधि क्या है या फिर इसकी प्रवृत्तियां क्या है, इसे देखना है। बीपीएल परिवारों की पहचान कैसे करेंगे। एचपीआई और बहुआयामी भारतीय गरीबी सूचकांक, अब इनका सूचकांक किस प्रकार से है वो भी देखना है। इसके बाद खाद्य और पोषण। भारत में खाद्य उत्पादन और उपभोग की प्रवृत्ति, खाद्य सुरक्षा की समस्याएं, भंडारण की समस्याएं और मुद्दे, उपलब्धि, वितरण, आयात और निर्यात, सरकारी नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम जैसे पीडीएस, आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन, ये जो व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, ये सारे इनके बारे में हम लोगों को देखना है। खाद्य और पोषणात्मक संबंधी सुरक्षा संबंधी सरकारी नीतियां क्या है, इसे पढ़ना है। योजना की रणनीति क्या है। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य, रणनीति, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग के कार्य और भूमिका। इसमें से योजना आयोग के कार्य और भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार रखें। विकेंद्रीकरण नियोजन, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। विकेंद्रीकरण नियोजन का अभिप्राय और महत्व, PRIS और विकेंद्रीकरण नियोजन भारत में उठाए गए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो इसके संदर्भ में वो हम लोगों को पढ़ने हैं। इसके बाद है समूह सी, आर्थिक सुधार, प्रकृति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। समूह सी 4 खंडों में ये बटा हुआ है, हर एक खंड से प्रश्न आएंगे, तो सिलेबस तो कुछ बड़ा है लेकिन हो जाएगा। इसके अंतर्गत नवीन आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सुधारों की प्रासंगिकता और आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, IMF, विश्व बैंक, WTO, इस प्रकार ये छोटे बड़े संगठन जितने भी हैं इनके बारे में पढ़ना है। ये संगठन किस प्रकार से काम करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन संगठनों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये पढ़ना है। विशेषकर विश्व बैंक के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक है। वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र सुधार, आर्थिक सुधार और ग्रामीण बैंकिंग का ग्रामीण शाख पर प्रभाव, ग्रामीण शाख के स्रोत और समस्याएं, संस्थागत शाख, SHG, सूक्ष्म वित्त, नाबार्ड, RRB, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण सहकारिता, वित्तीय समावेशन, छोटे बड़े बैंक जो ग्रामीण लोगों की सहायता के लिए होते हैं, उसके बारे में कहा गया। अब उदारीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, विभिन्न क्षेत्रों पर इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था का जब उदारीकरण हुआ तो इस उदारीकरण का नेगेटिव पॉजिटिव क्या इफेक्ट हुआ वो पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। भारत में FDI और FDI के मुद्दे, FDI भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि क्षेत्र के सुधार और समृद्धि पर इसका प्रभाव, कृषि में सहायकी और सार्वजनिक निवेश का मुद्दा, सुधार और कृषक संकट, कृषक संकट क्या है ये भी हम लोगों को देखना है। भारत में औद्योगिक विकास और आर्थिक सुधार, औद्योगिक नीति के मुख्य बदलाव, इसका औद्योगिक विकास पर प्रभाव, SME की समस्याएं, सुधारों के बाद की अवधि, सुधारों के बाद की अवधि में भारत के औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की भूमिका, विनिवेश और सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण। ये 3 खंड हम लोगों ने देखे। अंतिम जो खंड है यहाँ पर विशेष है कि यहाँ पर झारखंड से प्रश्न पूछे जाएंगे कि झारखंड की अर्थव्यवस्था, जितने भी विषय हैं इनमें आप सभी ये जान लें कि भारत और पूरे भारत और झारखंड यहाँ से ही प्रश्न आएंगे। चूंकि हम लोगों का राज्य आधारित तो ये एग्जाम होता है तो एक खंड में झारखंड से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो चूंकि ये अर्थव्यवस्था का विषय है तो जो चौथा खंड है जहाँ से प्रश्न आएगा वहाँ पर झारखंड की अर्थव्यवस्था से प्रश्न आएंगे। इसमें लक्ष्य, मुद्दे, चुनौतियाँ और रणनीतियाँ हैं।
इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है, चलिए देख लेते हैं। आर्थिक वृद्धि और झारखंड की अर्थव्यवस्था की संरचना, क्षेत्रक संरचना, अंतिम दशक में एसडीपी और प्रति व्यक्ति एनएसडीपी की वृद्धि, झारखंड में कृषि और औद्योगिक विकास, झारखंड की जनसांख्यिकी लक्षण, जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, घनत्व, साक्षरता, श्रम बल की संरचना, ग्रामीण नगरीय संरचना इत्यादि। जनगणना 2001 और 2011 के संदर्भ में अंतर जिला परिवर्तन, गरीबी के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य के संकेतक, इसके मुख्य उपाय, कृषि और ग्रामीण विकास के मुद्दे, मुख्य कार्यक्रम और योजनाएं। गरीबी के बारे में पढ़ना, यहाँ से प्रश्न काफी आवश्यक है। गरीबी से संबंधित और क्या क्या प्रश्न हैं, देखिए इसके निवारण के लिए बहुत सारे काम सरकार ने किए हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि पूरा भारत निर्माण, मनरेगा, PMGSY, SGSY, सभी के पूरे नाम हैं, IAY, NRLM इत्यादि खाद्य सुरक्षा योजनाएं हैं। इन योजनाओं के द्वारा गरीबों की सहायता की जाती है ताकि उन्हें अन्न की कमी ना हो और उनका जो कृषि कार्य है वो चले, उन्हें सहायता मिले इससे। भूमि, वन और वातावरण से संबंधित मुद्दे जो झारखंड के हैं वो हम लोगों को पढ़ने हैं, जैसे भूमि सुधार और कृषक संबंध, जनजातीय भूमि हस्तांतरण, लोगों का विकास, जन विस्थापन और इसका प्रभाव और नीतिगत उपाय, वन संबंधी मुद्दे। झारखंड वनों का देश है, वनों का राज्य है, सॉरी, तो वनों से संबंधित प्रश्न तो आएंगे ही। FRA का क्रियान्वयन, वातावरणीय अवनमन और इससे निपटने की राज्य की नीति। झारखंड में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना है। 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति और उपलब्धियां, TSP और SCSP। झारखंड में लोक वित्त की प्रवृत्ति, झारखंड में औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड में औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास से प्रश्न आते हैं। तो ये पूरा अर्थव्यवस्था से संबंधित हम लोगों का प्रश्न पत्र 5 था। एक प्रश्न पत्र और रह गया है जिसकी वीडियो मैं अभी ही बनाऊंगी और आप आज ही अपलोड कर दूंगी। और जो हम लोगों का सिलेबस का एक सीरीज चल रहा था जेपीएससी मेंस के सिलेबस के 6 विषय के बारे में जानने का, वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं साथ साथ ये भी बताऊं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिर से पढ़ाऊंगी और जो नहीं हुए हैं उसे भी बताऊंगी। तो फिलहाल आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी अगर आप लोग प्लेलिस्ट को देख लेंगे, तो जो है आप लोग उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुझे पता है मैंने क्या बताया है और जो जो बचे हुए टॉपिक हैं उसे मैं कराते जाऊंगी और आप लोगों को बताते भी जाऊंगी कि क्या क्या हो चुका है। किसी में कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेपर 6 के सिलेबस को समझेंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट कर लेंगे हम लोग अपने बचे हुए टॉपिक्स को क्लियर करें। धन्यवाद।